हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ईसीजी मशीन द्वारा रिकॉर्ड की गई PQRST वेव और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझ पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ईसीजी की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को समझने से पहले एक बार फिर से हार्ट की संरचना और एसए नोड और एवी नोड की स्थिति के बारे में एक नज़र डाल दीजिए, जो आपको इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न होने वाली वेव को समझने में मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया राइट और लेफ्ट और 2 ही वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट होते हैं। एक ईसीजी मशीन द्वारा मोटे तौर पर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। पारंपरिक रूप से ईसीजी के मुख्य वेव को PQRSTU नाम दिया गया है। हर एक वेव हार्ट की डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को बताता है। डीपोलराइजेशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को और रीपोलराइजेशन इलेक्ट्रिक रिचार्ज को बताता है। जो भी वोल्टेज में चेंजेस देखने को मिलता है उसे ईसीजी मशीन द्वारा नोट किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत छोटा सा चेंजेस भी ईसीजी मशीन द्वारा नोट कर लिया जाता है, जो कि मिली वोल्ट में बताया जाता है। जितना अधिक वोल्टेज जनरेट होगा उतनी ही अधिक वेव की साइज होगी। नॉर्मल हार्ट में एक धड़कन की शुरुआत ऐसे नोड के डिस्चार्ज यानी डीपोलराइजेशन से शुरू होती है। ऐसे नोड के डीपोलराइजेशन से किसी बड़ी वेव की उत्पत्ति नहीं होती है जो कि ईसीजी मशीन रिकॉर्ड कर सके। हालांकि स्पेशल इंट्राकार्डियक जो रिकॉर्डर होते हैं उनके द्वारा इस वेव को नोट किया जा सकता है। पहली वेव तब दिखाई देती है जब ऐसे नोड से इम्पल्स एट्रिया में प्रवाहित होते हैं। इससे पी वेव की उत्पत्ति होती है। एट्रिया में अपेक्षाकृत कम मसल्स होती है, इस कारण एट्रिया डीपोलराइजेशन से कम वोल्टेज की उत्पत्ति होती है, जिससे पी वेव छोटी होती है। एवीआर को छोड़कर सभी लीड्स में पी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अर्थात ऊपर की ओर बनती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स एट्रिया में प्रभावित होने के बाद राइट एट्रिया के नीचे स्थित एवी नोड की ओर प्रभावित होते हैं। एवी नोड के माध्यम से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। एवी नोड की एक्टिव होने से किसी वेव की उत्पत्ति नहीं होती है जो कि ईसीजी मशीन रिकॉर्ड कर सके। इसलिए पी वेव और उसके बाद बनने वाली क्यू या आर वेव के मध्य में समय अंतराल आ जाता है, जिसे PR इंटरवल कहा जाता है। डीपोलराइजेशन वेव को अपनी उत्पत्ति से ऐसे नोड एट्रिया और एवी नोड के माध्यम से वेंट्रिकुलर मसल में गुजरने में लगने वाले समय को PR इंटरवल कहा जाता है। इसे P वेव के शुरू होने से लेके R वेव के शुरू होने तक मापा जाता है। यह ईसीजी पेपर के 3 से 5 छोटे बॉक्स के बराबर होता है। इम्पल्स एवी नोड में पहुंचने के बाद बंडल ऑफ हिंज में प्रवेश करते हैं, जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में बटे हुए होते हैं। यहाँ पर करंट सामान्यतः बंडल ब्रांच में लेफ्ट से राइट की ओर होता है, जो कि QRS कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट डिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। यदि QRS कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट डिफ्लेक्शन नीचे की ओर अर्थात नेगेटिव होता है तो इसे Q वेव कहा जाता है, और यदि फर्स्ट डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर अर्थात पॉजिटिव होता है तो इसे R वेव नाम दिया जाता है। R वेव के बाद नेगेटिव डिफ्लेक्शन को S वेव कहा जाता है। जिस प्रकार P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है, उसी प्रकार QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को बताता है। QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, यह इस बात पर निर्भर करता है कि R वेव बड़ी है या S वेव। R वेव के बाद T वेव आती है, जो कि वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को अर्थात रिचार्जिंग को बताता है। ST सेगमेंट वह छोटी सी अवधि होती है जिसमें हार्ट को कोई इलेक्ट्रिक करंट उपलब्ध नहीं होता है। इसे S वेव की समाप्ति से T वेव की शुरुआत तक माना जाता है। हार्ट अटैक के डायग्नोसिस में ST सेगमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। QT इंटरवल वेंट्रिकल की एक्टिव होने और सामान्य आराम की स्थिति में आने के लिए कुल लगने वाले समय को मापता है। आई होप आप ईसीजी में प्रयुक्त होने वाले PQRST शब्दों से परिचित हो गए होंगे और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में ईसीजी के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।